बीए प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश गोठवाल बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय से। प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन विषय के प्रथम वर्ष बीए प्रथम वर्ष लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो सेकंड पेपर है भारत में लोक प्रशासन का, और उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वह है भारतीय लोक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रिय विद्यार्थियों, में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय प्रशासन, वर्तमान जो भारतीय प्रशासन है उसका विकास किस तरह से हुआ, और इसके अंतर्गत हम प्राचीन कालीन प्रशासन की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हुए जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने जो हमारी जो पिछली वीडियो क्लास है उसके अंदर हमने जो प्रशासन है, जो भारतीय प्रशासन का विभिन्न कालखंडों के अनुसार उसका अलग अलग भागों में हमने उसका विभाजन किया। प्राचीन कालीन प्रशासन, राजपूत कालीन प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रशासन, मुगल प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासन। और हमने जो हमने पिछली जो हमारी वीडियो क्लास है उसके अंदर हमने प्राचीन कालीन प्रशासन का अध्ययन किया, और उसके अंतर्गत हमने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को जानने का प्रयास किया, फिर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, और फिर महाकाव्य काल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को। अब हम अपनी इस वीडियो क्लास में आगे बढ़ते हुए हम जानने का प्रयास करेंगे मौर्य काल और गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को। तो जो पिछली वीडियो क्लास थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जाना। सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह से समान लिपि, नापतोल की व्यवस्था थी, और वहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहाँ पर राजतंत्र, जो हंटर का मानना है कि वहाँ राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मैके का मानना है कि वहाँ प्रतिनिधि वाली शासन व्यवस्था थी, और विलर का यह कहना है कि वहाँ पर धर्म गुरुओं के हाथ में शासन व्यवस्था थी, और धर्म गुरु भी ऐसे थे जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। जो वैदिक कालीन की प्रशासनिक व्यवस्था का हमने की विशेषताओं का हमने अध्ययन किया, और उसके पश्चात हमने अध्ययन किया इसका महाकाव्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का। महाकाव्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के पश्चात अब हम अध्ययन करते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का। जो मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर हम वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें बहुत से ऐसे अवशेष हमें देखने को मिल जाएंगे जिनका उद्भव मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल की हम बात करें तो मौर्य काल ही ऐसा काल था जिसमें भारत में पहली बार राजनीतिक एकता की स्थापना हुई थी। मौर्य काल में भारत में पहली बार मौर्य वंश ने राजनीतिक एकता स्थापित कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें अनेक ऐतिहासिक स्रोतों से मिलती है। इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के और शिलालेख, और जो तत्कालीन यूनानी साहित्य से, इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें मिलती है। मौर्य वंश का जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो प्रधानमंत्री था, जिसे चाणक्य कहा जाता है, कौटिल्य के नाम से जिसे जाना जाता है, उसकी सहायता से एक बहुत ही अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। जो मौर्य साम्राज्य है उसका स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मौर्य साम्राज्य के द्वारा स्थापित की गई। इसके अंतर्गत जो शासन का जो प्रधान होता है वह राजा होता है, और राजा की जो राज्य की संपूर्ण शक्ति होती है वो उसमें राजा में निहित होती है। लेकिन जो राजा की संपूर्ण शक्ति राजा में निहित होती है, लेकिन वह निरंकुश नहीं हो सकता था, उसकी निरंकुशता सीमित थी, उसकी शक्तियां सीमित थी, क्योंकि राजा की जो निरंकुशता, राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक विशाल मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, और अनेक परंपराओं के द्वारा राजा की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया गया था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, और जिसका मुख्य कार्य था राजा को सलाह देना। मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त एक छोटी सी उपसमिति भी हुआ करती थी जिसे मंत्रिणय कहा जाता था। यह मंत्रिणय वर्तमान की जो किचन कैबिनेट जिसे कहा जाता है, वर्तमान की अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, उस कैबिनेट की तरह ही उस समय मौर्य काल में मंत्रिपरिषद हुआ करती थी जिसे मंत्रिणय कहा जाता था, और यह मंत्रिणय तुरंत निर्णय लिए जाने वाले मामलों में परामर्श देने का काम करती थी। राजा और मंत्रिपरिषद दोनों मिलकर विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण किया करते थे, और उन नीतियों का क्रियान्वित करने के लिए एक नौकरशाही कार्य करती थी।
जो मौर्यकालीन नौकरशाही थी वो अत्यधिक ही सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित थी। मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसे 18 विभागों में बांटा गया था। इन 18 विभागों को उस समय तीर्थ कहा जाता था और प्रत्येक विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उस सर्वोच्च अधिकारी को अमात्य कहा जाता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत को उस समय चक्र कहा जाता था। चक्र पर शासन करने के लिए राजवंश के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। जो राजवंश से संबंधित व्यक्ति होता था, जो राजा का पुत्र होता था, उसी को ही चक्र पर शासन करने के लिए नियुक्त किया जाता था। इसे उस समय कुमार कहते थे और कुमार के पास अनेक महामंत्री होते थे। कुमार अपने महामंत्रियों की सहायता से अपनी चक्र जो उसको जिस पर वो नियुक्त होता था उस चक्र पर अपने महामंत्रियों की सहायता से कुमार शासन करता था। और जो प्रत्येक जो चक्र होता था उस चक्र को कई मंडलों में बांटा हुआ था और प्रत्येक मंडल का जो प्रधान अधिकारी होता था वह महामात्य कहलाता था। प्रत्येक मंडल को विभिन्न जनपदों में बांटा हुआ था और जिसका प्रधान अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। जो समाहर्ता जो जनपद है उस समय वह जनपद वर्तमान जो अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में जैसे जिला कहा जाता था, जैसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, वह डिस्ट्रिक्ट मौर्य काल में जनपद कहलाता था। वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान अधिकारी कलेक्टर कहलाता है, जिलाधीश कहलाता है, जिला मजिस्ट्रेट कहलाता है। मौर्य काल में उस प्रधान अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था और जो जनपद होता था मौर्य काल में वह अनेक नगरों में बटा हुआ था। जो जनपद की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी उसे ग्राम कहा जाता था। मौर्य काल में जो 10 ग्रामों के जो समूह होते थे उस 10 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख कहते थे और 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय कहते थे। शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी और ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक का निर्वाचन ग्रामवासियों द्वारा ही किया जाता था। ग्रामिक उस समय ग्राम सभा का प्रधान होता था। मौर्य काल में सभी गांवों में स्वशासन देखने को मिलता है। जो मौर्य काल की जो अगर नगर की व्यवस्था की बात करें, नगरीय व्यवस्था की बात करें तो उस समय नगरीय व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी। उस समय नगर का जो प्रधान अधिकारी था उसे नागरिक कहते थे और इसके अलावा नागरिक जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें नगर निगम की बात करें, जैसे नगर निगम का जो प्रमुख अधिकारी है उसे महापौर कहा जाता है। उस समय मौर्य काल में उसे नागरिक कहा जाता था और नागरिक स्थानिक व गोप जैसे अधिकारियों की सहायता से नगर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता था। नागरिक वर्तमान नगरपालिका के अध्यक्ष की तरह वर्तमान में जो नगर निगम है उसके अध्यक्ष की तरह ही कार्य किया करते थे। अगर मौर्य काल की न्याय व्यवस्था की बात करें तो मौर्य काल में न्याय व्यवस्था भी अत्यंत सुव्यवस्थित थी। ग्रामों में गांवों के अंदर जो ग्रामिक होते थे वो ग्राम सभा की सहायता से न्याय किया करते थे और ग्राम न्यायालय के ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय व जनपद के न्यायालय हुआ करते थे। जो सबसे बड़ा जो न्यायालय था वह राजा का न्यायालय होता था। राजा व ग्राम के न्यायालय को छोड़कर 2 प्रकार के न्यायालय उस समय होते थे जिन्हें कहा जाता था धर्म स्थानीय और कंटक शोधन। यह 2 प्रकार के न्यायालय उस समय हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। गुप्त काल के प्रशासन की जानकारी हमें उस समय के साहित्य, शिलालेखों व अभिलेखों से मिलती है। जो गुप्त काल में भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करती थी और जो उसके शासन प्रणाली के जो सर्वोच्च अधिकारी था वो सम्राट हुआ करता था। और उस समय गुप्त काल में जो सम्राट है उसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया था, ईश्वर का ही स्वरूप उसे माना गया था। गुप्तकालीन प्रशासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। उस समय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी। राजा ही शासन का केंद्र में हुआ करता था। राजा ही के पास समस्त शक्तियाँ हुआ करती थी। राजा सम्राट में समस्त शक्तियाँ निहित हुआ करती थी और सम्राट को, राजा को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अमात्य कहा जाता था।
गुप्तकालीन शासन प्रणाली में नौकरशाही का विशेष महत्व था। उस समय एक महत्वपूर्ण अधिकारी वर्ग हुआ करता था जिसे कुमारात्य कहा जाता था। यह कुमारात्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों को वर्ग हुआ करता था। और जैसे अगर हम वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से आईएएस का संवर्ग काम करता है, वर्तमान में जो आईएएस अधिकारी हुआ करते हैं उन आईएएस अधिकारियों की तरह ही गुप्त काल में कुमारात्य जैसे अधिकारियों का वर्ग हुआ करता था। इन अधिकारियों को बहुत ही अच्छा वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिला करती थी। गुप्त काल में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग भी होता था जिसके अधिकारियों को दंडपाशिक कहा जाता था। प्रशासनिक सुविधा के लिए गुप्त काल में राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था। इन प्रांतों को उस समय भुक्ति कहा जाता था और यह प्रांत जिन्हें भुक्ति कहा जाता था यह अनेक विषयों में बटे हुए थे। जो गुप्तकालीन जो विषय वो मौर्य काल के जनपद और वर्तमान काल के जिले के समान कहलाते थे। जैसे वर्तमान काल में जिले का जो प्रमुख अधिकारी है वह जिलाधीश कहलाता है। उस समय गुप्त काल में जो विषय जिसे वर्तमान का जिला कहा जाएगा उसका प्रमुख अधिकारी विषयपति कहलाता था। जो प्रत्येक जिले में अनेक नगर हुआ करते थे और इन नगरों के प्रमुखों को उस समय नगरपति कहा जाता था। नगरों में सफाई व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर पालिकाओं जैसी संस्थाओं का निर्माण किया गया था। नगर पालिकाएं जैसी संस्थाएं उस समय हुआ करती थी और उस समय जो शासन की जो न्यूनतम इकाई थी वो ग्राम ही हुआ करती थी, जिसका प्रमुख मौर्य काल की तरह ग्रामिक कहलाता था। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा भी हुआ करती थी जो न्याय व सार्वजनिक हित के कार्य किया करती थी। धन्यवाद।